मोहन दोपहर के समय केशव नगर राज्य के राजपुर एक छोटे से गांव के बाजार में अपनी कुछ मूर्तियां रखे हुए बैठा हुआ था कि तभी एक ग्राहक उसके पास आकर बोला, तुम्हारी दुकान पर रखी हुई मूर्तियां बता रही हैं कि तुम्हारा नाम ही मोहन है। आप सही कह रहे, मेरा नाम ही मोहन है। समझ गया भैया, लगता है तुम ही वह प्रसिद्ध मूर्तिकार हो जिसके बारे में केशव नगर राज्य का हर व्यक्ति बात करता है। ऐसा नहीं है भैया, मैं तो बस अपना काम अच्छी तरह से करता हूँ। लोग तो बस मेरी प्रशंसा ऐसे ही करते हैं। मोहन की बात सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए मोहन के हाथों की बनाई हुई एक सुंदर मूर्ति को देखता हुआ बोला, मुझे यह मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल मैं हरियाली आपू गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जमींदार की बेटी की शादी है और जमींदार को एक मूर्ति भेंट करना चाहता हूँ। इस मूर्ति के दाम कितने लोगे? वैसे तो यह मूर्ति मैं 200 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना चाहता था, परंतु तुम दूसरे गांव से मूर्ति खरीदने के लिए केवल मेरे ही पास आए हो, इसीलिए मैं इस मूर्ति को तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा में दे दूं। मोहन की बात सुनकर ग्राहक ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मोहन को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर वहां से चला गया। शाम को अपने घर लौट आया और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी 20 वर्षीय बहन जानकी को देता हुआ बोला, ये लो जानकी, इन स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। जानकी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तिजोरी में रखने के लिए चली गई। तभी वहां पर मोहन के गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया को देखकर मोहन बोला, अरे मुखिया जी, आप अभी शाम के समय सब कुछ ठीक तो है? हाँ मोहन, तुम्हारी प्रार्थना से सब कुशल मंगल है। यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा। क्या मुखिया जी? मोहन, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैं किशनगढ़ राज्य गया था और किशनगढ़ राज्य में भी तुम्हारी मूर्ति के किस्से रहा था। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो रहा है। तभी वहां पर मोहन की बहन जानकी आ पहुंची और मुस्कुराते हुए मुखिया की ओर देखकर बोली, मेरे भय या मूर्ति बनाते ही इतनी अच्छी है कि कोई भी उस मूर्ति की तारीफ के बगैर नहीं रहता। तुम सही कहती हो जानकी, अब वो दिन दूर रही जब मोहन की मूर्ति बनाने के चर्चे महल तक में पहुंचेंगे। इतना बोलकर मुखिया मोहन की ओर देखकर बोला, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा। मोहन मुखिया की बात सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, सावधान? लेकिन किससे मुखिया जी? हमारे ही गांव में रहने वाले बिरजू मूर्तिका से महन? तुम नहीं जानते कि बिरजू तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है? सच तो यह है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्ति कोई नहीं खरीदता और ना ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। बिरजू को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। यह सच कि उसके हाथों की बनाई मूर्ति कम बिकती है, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि बिरजू बहुत कुशल कारीगर है और वह अच्छी मूर्तियां बनाता है। मोहन, जिस तरह से बिरजू तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच दे। इसीलिए तुम मुझसे सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम्हें यहां कहा था। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। अगले दिन मोहन अपने घर से मूर्तियां लेकर अपने गांव के बाजार में चला गया। तभी वहां पर बिरजू आ पहुंचा। बिरजू मोहन की ओर देखकर बोला, कैसे हो मोहन? मैं तो सही हूं भी। रजू, तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता हूं मोहन? जब तक तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद है, तब तक मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। देखो बिरजू, मैं जानता हूं कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर तैयार करते हो, और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती। परंतु विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मूर्तियां भी एक दिन मेरी मूर्तियों से ज्यादा बिकेगी। यह सब कहने और सुनने की बात है मोहन। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने का ढोंग मत करो। मैं मुखिया नहीं हूं जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। देखो बिरजो, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम अंदर ही अंदर मुझसे चलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या जलन है? बिरजू, देखो मोहन, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूं और तुमसे अच्छा
और कुशल कारीगर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मूर्तियां नहीं बिकती क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो मोहन, मुझे सूचना मिली है कि कल राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ इस गांव में तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि के चर्चे अब महल तक में गूंज रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कुशल और बेहतर मूर्तियां बना सकता हूं। इतना बोलकर बिरजू वहां से चला गया। या शाम को मोहन अपने घर की ओर जाने लगा। मोहन अपने गांव में पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया मोहन की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ मोहन, तुम मुझे यहां पर मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने तुम्हारे घर पर आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? मोहन का राजा विक्रम की इकलौती पुत्री चंद्रलेखा अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती है। हाँ मुखिया जी, आज प्रातःकाल ही मुझे बिरजू ने इस बारे में बताया था। मेरी पूरी बात सुनो। मोहन और बिरजू को इस बारे में इसीलिए मालूम है कि एक सैनिक तुम्हारे बारे में ही गांव के बाजार में पूछताछ कर रहा था। पूछताछ करने के दौरान ही बिरजू उस सैनिक से टकरा गया। बिरजू ने उस सैनिक से खुद को तुमसे बेहतर मूर्ति का कारीगर बताया और तुम्हारे बारे में काफी कुछ झूठ भी बोला। बिरजू की बात सुनकर सैनिक बिरजू से यह कहकर गया कि वह राजकुमारी चंद्रलेखा को तुम्हारे साथ साथ बिरजू के बारे में भी बताएगा और राजकुमारी चंद्रलेखा को इस बात के लिए मनाएगा कि वह तुम्हारे और बिरजू के बीच एक प्रतियोगिता रखे। मतलब तुम्हें और बिरजू को राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बनानी होगी और जिसके हाथ की भी मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा को पसंद आएगी, राजकुमारी चंद्रलेखा उसे इतनी ढेर स्वर्ण मुद्राएं देगी कि उसके साथ नस्लों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में डूबता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, समझ गया मुखिया जी, इसीलिए बिरजू आज मुझसे कहा रहा था कि वह राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने साबित कर देगा कि वह मुझसे बेहतर मूर्ति बनाने का कारीगर है। मुख जी, मुझे इस बिरजू से कोई डर नहीं और ना ही मैं बिरजू से अच्छा मूर्ति बनाने का कारीगर होने का दावा करता हूं। मैं कल भी यह कहता था और आज भी यह कहता हूं कि मैं बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूं। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। मोहन की बात सुनकर मुखिया मोहन से बोला, मुझे लगता है राजकुमारी चंद्रलेखा सुबह तक यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने के बाद वह सबसे पहले मुझसे ही मिलेगी। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा और उनके मंत्री को सुबह तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। जोर जोर से खटखटाने लगा। मोहन तुरंत अपने घर से बाहर चला गया। बाहर आकर मोहन ने देखा कि उसके दरवाजे पर मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की ओर देखकर बोली, तो तुम ही हो मोहन, एक विचित्र कुशल मूर्तिकार जिसकी प्रशंसा राज्य में घूमते हुए महल तक जा पहुंची। प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। असली प्रशंसा तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। राजकुमारी चंद्रलेखा की बात सुनकर मोहन और मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा को सवालिया नजरों से देखने लगे। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि किस बात की प्रतियोगिता। दरअसल मेरे सैनिक ने मुझे बताया, इसी गांव में बिरजू नाम का एक और मूर्तिकार रहता है जिसका दावा है कि वह तुमसे बेहतर मूर्तियां बनाता है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर बिरजू भी आ पहुंचा। राजकुमारी चंद्रलेखा बिरजू को देखकर बोली, क्या तुम तैयार हो? हाँ राजकुमारी, मैं तैयार हूं। कुछ ही देर में मोहन मुखिया, राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ और दो सैनिक एक बगीचे में खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रलेखा एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। मोहन और बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा को देखते हुए उसकी मूर्ति बनाने में मग्न थे। कुछ ही देर में बिरजू और मोहन ने सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ धीरे धीरे कदमों से दोनों मूर्तियों के पास चली। राजकुमारी चंद्रलेखा बिरजू के हाथ की बनी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न होती हुई बिरजू से बोली,
तुमने तो बिल्कुल हो बहू मेरी ही जैसी दिखने वाली मूर्ति तैयार कर दी। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आईने में अपना ही अक्स देख रही हूं। राजकुमारी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बिरजू का मन गदगद हो उठा। बिरजू के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को देखने के बाद राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखने लगी। मगर जैसे ही राजकुमारी चंद्रलेखा की नजर मोहन की बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी, राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखें आश्चर्य से फटी के फटी रह गई। उसके चेहरे पर क्रोध झलक लगा। राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन से बोली, तुमने यह किसकी मूर्ति बना दी? क्या यह मूर्ति तुम्हें मेरे जैसी दिखती है? मोहन ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, वह बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि मोहन ने जो मूर्ति बनाई थी वह राजकुमारी चंद्रलेखा की नहीं बल्कि किसी और स्त्री की थी। मोहन राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर देखकर आश्चर्य से बोला, विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी, ये कैसे बन गई मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था वहां आ पहुंचा और मोहन की बनाई हुई उस मूर्ति को देखकर बोला, यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा क्रोधित होती हुई मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन को इसी समय बंदी बनवा लिया जाए, इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है, इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है। यह मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? नहीं राजकुमारी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता यह मूर्ति कैसे बन गई। तभी बिरजू कुटिल मुस्कान से राजकुमारी चंद्रलेखा से बोला, राजकुमारी, यह झूठ बोल रहा है, इसने ऐसा कर किया है। मंत्री जगन्नाथ अपने दोनों सैनिकों से बोला, देखते क्या हो, मोहन को बंदी बना लो और इसे कारागार में बंद कर दो। यह सुनकर मोहन बुरी तरह से घबरा गया। मोहन जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी चंद्रलेखा उसे मौत के घाट उतरवा देगी, क्योंकि राज्य केस भी वास जानते थे कि राजकुमारी चंद्रलेखा और उसकी मां एक क्रूर शासिका थी, क्योंकि केशव नगर राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि एक रानी का शासन था। मोहन अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। देखते ही देखते वह उन सबकी आंखों से ओझल हो गया। राज्य कुमारी चंद्रलेखा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह क्रोध से तमतमा हुई। मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन भाग गया, अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए, मुझे किसी भी हालत में मोहन चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखती हुई बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। मोहन ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो यह सुंदर स्त्री अवश्य ही इस संसार में कहीं ना कहीं होगी, और मुझे शक है कि मोहन उसे जानता है। मुझे यह स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा तो फिर मोहन के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को महल में ले चली। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगा और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगा। तभी बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा से बोला, राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपका मान जीता है, इसलिए अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा के स्वभाव को नहीं जानता था। राजकुमारी चंद्रलेखा अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा गुस्से से अपने दोनों सैनिकों से बोली, बिरजू को उसकी इनाम दे दो। राजकुमारी चंद्रलेखा का आदेश सुनकर एक सैनिक ने अपनी तुरंत तलवार निकाल ली और बिरजू की गर्दन के ऊपर वार कर दिया। बिरजू चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ मोहन की बनाई हुई मूर्ति को लेकर महल की ओर रवाना हो गए। मुखिया बिरजू की लाश को देखकर अफसोसभरा स्वर में बोला, तुम वास्तव में मूर्ख थे बिरजू, जो स्थिति को समझ ही नहीं पाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी नाम मांगने की? वैसे भी जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इधर मोहन घने जंगल की ओर लगातार भागे जा रहा था। भागते भागते मोहन के पांव जवाब दे चुके थे। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब ब पर पड़ी। मोहन दौड़ता हुआ उस तालाब के पास जाकर
उस तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मोहन कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मूर्ति मुझे बन कैसे गई। मैं तो राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मार आ जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन जानकी भी घर पर अकेली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी चंद्रलेखा अपना गुस्सा कहीं मेरी बहन पर ना उतार दे। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। लेकिन कैसे? इतना बोलकर मोहन फिर से गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद वह अपने आप से बोला, एक काम करता हूं, मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर ही बुलवाकर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाऊंगा। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, वह कठिन परिस्थितियों का सामना